हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 28 जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज पब्लिश हुई हैं, जिसमें आपका ढोलवीरा आपने सुना होगा, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। बट आज जो हाईलाइटेड टॉपिक होगी आपकी, वो आपका ढोलवीरा, और इससे जुड़े जो भी इंफॉर्मेशन है उसे डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। और ये आपको ही पता है कि आईवीसी साइट भी है, दैट इज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो एरिया में मौजूद थी, जिसमें आपका ढोलवीरा इज वन ऑफ देम। सो विल डिस्कस वन बाय वन। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। हाउस पैनल कॉल्स फॉर फ्रेश पैकेज टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि जो आपके स्मॉल बिजनेसेस हैं, दैट इज योर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये कहीं ना कहीं कोविड-19 के कारण काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जो हाउस पैनल है, इन्होंने बेसिकली बोला है कि इनके लिए आपको इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पैकेज लाने की जरूरत है। तो देखते हैं, ये जो आपका पार्लियामेंट्री पैनल है, हु इज स्टडीइंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में नोट डाउन किया है कि जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इनएडिक्वेट है, यानी कि सफिशिएंट नहीं है, और ज़्यादा स्टिमुलस पैकेज देने की ज़रूरत है। और जो मेजर्स लिए गए अंडर द स्टिमुलस पैकेज, ये ज़्यादा लोन ऑफरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स था, इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग द कैश फ्लो एट द शॉर्ट टर्म टू जनरेट द डिमांड एज इमीडिएट रिलीफ, है ना। तो इस रिपोर्ट में ये भी पाई गई है कि जो गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज प्रोवाइड करी थी, इनका फोकस बेसिकली लोन ऑफरिंग्स पर था कि ज़्यादा लोन दिए जाए, जिनको ज़रूरत है उन्हें लोन दिए जाए, इंक्लूडिंग द एमएसएमई, एंड लॉन्ग टर्म फोकस था। लेकिन कोविड-19 की स्थिति में दिक्कतें ये थी ना कि कैश फ्लो कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव नहीं हो रही थी, और जब कैश फ्लो ही नहीं इम्प्रूव होंगे तो जनरेट कैसे कर सकेंगे डिमांड को। तो हमें तो डिमांड तरफ से क्राइसिस है ना, तो हमें डिमांड को बूस्ट करने की जरूरत थी। इस रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया है। और भी कुछ की हाईलाइट की बात करें तो पहली बात है आपका जो इश्यूज एमएसएमई के द्वारा फेस किए जा रहे हैं, उसमें ये बोला जा रहा है कि जो क्रेडिट फैसिलिटीज है उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है वो भी इन्हें अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ इनफॉर्मेलिटी काफी ज्यादा हाई है आपके एमएसएमई सेक्टर में। लो फाइनेंशियल रेजिलेंस, यानी कि अगर पैसे कम पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं एमएसएमई टिक नहीं पाते हैं, इनकी स्थितियां खराब हो जाती है। इसी को कहते हैं लो फाइनेंशियल रेजिलेंस, यानी कि अगर फाइनेंशियल स्थिति इन कंपनीज की, एमएसएमई की खराब हो जाए तो फिर ये अपने आप को सर्वाइव करना मुश्किल समझ पाते हैं। एंड रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ये सब जो कुछ इश्यूज हैं अभी करंटली एमएसएमई फेस कर रहा है। साथ ही साथ जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुए हैं अलोंग विद डिलेड पेमेंट एंड ग्लोबल रिसेशन, जो पैंडेमिक के कारण हुआ है, इसने तो एमएसएमई को अफेक्ट किया ही है काफी ज्यादा एडवर्सली। अब मेजर रिकमेंडेशन की बात करते हैं कि क्या रिकमेंडेशन इस पैनल ने सजेस्ट किया है। तो इन्होंने कहा है कि लार्जर इकोनॉमिक पैकेज देने की जरूरत है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिमांड को बूस्ट करना, इन्वेस्टमेंट बूस्ट करना, एक्सपोर्ट बूस्ट करना, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना। और डिटेल्ड स्टडी करने की जरूरत है, सो दैट जो एक्चुअल लॉसेस हुए हैं एमएसएमई सेक्टर के द्वारा उसे एसेस किया जा सके, और उस हिसाब से जो एक्शन लेने हैं वो एक्शन भी लिया जा सके। और ये भी बोला जा रहा है कि नया नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लाया जाए, अलोंग विथ एक्सप्लोरिंग द फिजिबिलिटी ऑफ एस्टेब्लिशिंग नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो आप देख सकते हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को स्टैब्लिश करने की बात कही जा रही है, अलोंग विथ ब्रिंगिंग द नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एंड स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाने जाने की बात करी जा रही है अगेंस्ट द डिलेड पेमेंट, एंड इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने की भी बात कही गई है। एंड कंसर्टेड एफर्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आपको भी पता है ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च की गई थी हाल ही में, बट दिक्कत क्या है कि बहुत सारे जो पर्सन है या फिर जो बिजनेसमैन है उनको इस पोर्टल के बारे में पता ही नहीं होता है। तो इन पोर्टल के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, सो दैट इनको जो भी क्रेडिट की रिक्वायर्ड होगी अगर चाहिए तो उनको इस उद्यम पोर्टल से प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है एमएसएमई का भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए।
तो ये काफी महत्वपूर्ण है। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं, अदर इम्पोर्टेंस भी ये एमएसएमई रखते हैं। पहली बात तो ये कि आप देख सकते हैं मेजर शेयर कंट्री के जीडीपी में आपका एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है। 30% ऑफ कंट्रीज जीडीपी आर कंट्रीब्यूटेड बाय एमएसएमई सेक्टर एंड 40% ऑफ द ओवरऑल एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा कंट्रीब्यूट करी जाती है। और इतना ही नहीं, अप्रोक्स 110 मिलियन पीपल को ये एम्प्लॉय करते हैं अक्रॉस द कंट्री। ये सिग्निफिकेंस है, इसलिए इसको एमएसएमई सेक्टर को मजबूत रहना काफी जरूरी है। अगर ये डगमगाएंगे तो ओवरऑल एक्सपोर्ट डगमगाएगा, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट डगमगाएगा, ओवरऑल जीडीपी कंट्री की डगमगाएगी, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर जरूर करेगी। और इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 6.3 करोड़ एमएसएमई है, तो संख्या ज्यादा है, बट डिस्ट्रेस्ड में भी कहीं ना कहीं एमएसएमई अपने आप को फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 एंड अदर challenges as well. So we have discussed this house panel recommendation and their highlight. ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप पॉइंट निकाल सकते हो। एमएसएमई के बारे में कुछ सर्टेन फैक्ट आपको पता होने चाहिए, है ना। एमएसएमई का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, सो दैट अगर एमएसएमई के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन के रूप में या कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हो। और कुछ इश्यूज आपको याद रखने चाहिए कि क्या क्या इश्यूज एमएसएमई फेस करती है, सो दैट जो भी चैलेंजेज है वो अगर पूछी जाए मेंस एंड राइटिंग में तो उसको आप हाईलाइट कर सको। तो ये सब कुछ पॉइंटर आप यूज कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका ये, इससे आपको रिमेंबर करने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज योर ढोलवीरा, जो गुजरात में है, उसको अब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो देख सकते हो अब जब ढोलवीरा को इंक्लूड कर लिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंडिया से है वो आपका 40 हो गया है। ये याद रखना है, टोटल पहले 39 था, एक एडिशन हुआ, तो कुल मिलाकर 40 ऐसे साइट है इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किए गए हैं। और ये आपका फर्स्ट साइट है एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसको जीआई टैग मिला है। ये भी आपको याद रखना है ना कि और भी जो भारत में आईवीसी के साइट मिले हैं इंडिया में, उसमें से सिर्फ अभी ढोलवीरा को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है ना। यहाँ हम इंडिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। ये देख लो, ये आपका बॉर्डर है, आपको पता है आईवीसी का जो सिविलाइजेशन रहा है इंडिया पाकिस्तान, है ना, सराउंडिंग गुजरात, इन सब रीजन में फैला हुआ था। तो मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब आपका पाकिस्तान में लाई करता है। ढोलवीरा आपका गुजरात में है, लोथल आपका गुजरात में है। तो अभी जो ढोलवीरा है आप यहाँ देख सकते हो गुजरात में, ये आपका गुजरात का कोस्ट है ना, गल्फ ऑफ कच्छ है ये। और यहाँ आपको इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। सो अगर बात करें इस साइट के सिग्निफिकेंस एज वेल एज सर्टेन डिटेल्स की, तो ये आपका खादिर बेल्ट में लोकेटेड है, विच इज एन आइलैंड इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो याद रखना है आपको, लोकेटेड इन खादिर बेल्ट एंड आइलैंड है ये आपका रन ऑफ कच्छ इन गुजरात में। और इसे ऑक्युपाई किया गया था बिटवीन 3000 से 1500 बीसी एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट, जिसमें फोर्टिफाइड सिटी के एविडेंस मिले हैं और सिमेंट्री के भी एविडेंस मिले हैं। और यहाँ का अगर हम बात करें कल्चरल सिग्निफिकेंस, तो देख सकते हो बीड प्रोसेसिंग वर्कशॉप यहाँ पर होते थे, एज वेल एज आर्टिफैक्ट्स वेरियस टाइप्स के, वेरियस काइंड्स के, वेरियस मटेरियल्स के, फॉर एग्जांपल कॉपर के, सिल्क के, स्टोन, ज्वेलरी ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन, टेराकोटा, ये सब के जो कंटेंट है वो यहाँ पर मिले हैं, है ना। और एविडेंस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड विथ अदर हड़प्पन सिटी, जैसे ये तो आपका ढोलवीरा एक सिटी हुआ हड़प्पा का, दूसरा भी अदर सिटीज था, मोहनजोदारो लेट्स ले लो, है ना, और भी थे। तो उनके साथ इंटर रीजनल ट्रेड होता था, एज वेल एज विद द सिटीज इन द मेसोपोटामियन रीजन, क्योंकि आप लोकेशन देख लो, ये आपका नियर द कोस्ट लोकेटेड है। तो जाहिर सी बात है उस समय का जो कंटेम्पोररी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था उसके साथ आपका ट्रेड होता था, ओमान पेनिनसुला के साथ भी ट्रेड होता था, ये सब भी डिस्कवर हुए हैं। तो अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की बेसिक की, तो ये अर्लीस्ट नॉन अर्बन सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये स्प्रेड हुए थे, फ्लरिश किए थे। एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका इंडिया पाकिस्तान आ जाता है। और इसको हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं, और ये हड़प्पन कल्चर नाम इसलिए पड़ा बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट जिसको डिस्कवर किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई ये हड़प्पा नाम पड़ा। और मोहनजोदारो अनदर प्रोमिनेंट साइट है जहां पर आपको ग्रेट बाथ मिल जाते हैं, यूनिफॉर्म बिल्डिंग एंड वेट्स मिलते हैं, एंड हिडन ड्रेन्स भी देखने को मिले हैं वहां पर। तो याद रखना है आपको मोहनजोदारो में ये जो ग्रेट बाथ है ये इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा में भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट
बेसिकली ऑब्जेक्ट मिले हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछ देंगे कि ग्रेट बाथ इन द आईवीसी टाइम कहाँ पर कौन से रीजन में मिला है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आए हैं एंशिएंट बेसिकली इंडिया के क्वेश्चन में, तो आप उसको याद रख सकते हो, ज़्यादा नहीं, बस कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे मोहनजोदारो में है ना, कालीबंगन में, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। पार्लियामेंट पासेस मेराइन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021। तो बेसिकली ये जो बिल है ये लाइट हाउस एक्ट 1927 को रिप्लेस करेगा, और इसमें जो भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करी जाती हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, और इंडिया के जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है अंडर वेरियस कन्वेंशन, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी 1974, एज वेल एज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेराइन एड्स एंड लाइट हाउस ऑथोरिटीज मेरीटाइम वॉयेज सिस्टम, इन सब के जो भी प्रोविजंस है वो इस नए बिल में इंक्लूड किया गया है। तो की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है एड टू नेविगेशन एंड ऑन वेसल, वो आपका मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी ऑफ मेराइन नेविगेशन इस पर आधारित है, जिसमें आपका इंटरेक्टिव वेसल ट्रैफिक सर्विसेज भी आ जाते हैं। और अदर प्रोविजन की बात करें तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स टू नेविगेशन का अपॉइंटमेंट है, एज वेल एज सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी का जो आपका अपॉइंटमेंट है, वो जो एडवाइज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन मैटर्स रिलेटेड टू एड्स टू द नेविगेशन, है ना। तो देयर इज ए क्रिएशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स टू नेविगेशन एंड सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, और ये सब एडवाइस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू एड्स टू द नेविगेशन। और प्रेजेंटली अगर हम प्रेजेंट स्टेटस देखें तो ये जो आपका डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लाइट हाउसेस एंड नाइट स्ट्रिप्स है, व्हिच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये आपको मेराइन नेविगेशन के लिए जो एड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अंतर्गत यानी कि इस बिल के अंतर्गत कोई भी एड टू नेविगेशन उसको डेजिग्नेट किया जा सकता है एज हेरिटेज लाइट हाउस, और उसको फिर मदद किया जाएगा इन देयर डेवलपमेंट फॉर एजुकेशनल कल्चरल एंड टूरिज्म पर्पजेज एज वेल। और ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज भी आइडेंटिफाई करी जाएंगी, है ना, अगर कोई इंटेंशनल ऑब्स्ट्रक्शन किया जाता है या डैमेजेस किया जाता है टू एनी एड टू द नेविगेशन, जिसमें आपका फाइन और पनिशमेंट के भी प्रोविजन है। एंड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फॉर ऑपरेटिंग एनी एड टू नेविगेशन एंड वेसल ट्रैफिक सर्विसेज, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो ये कुछ सर्टेन फीचर्स की बात हमने की, और कहीं ना कहीं ये जो आपका पुराना वाला एक्ट है दैट इज जो लाइट हाउस एक्ट 1927, इसको रिप्लेस करेगा, सो दैट जो भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ऑब्लिगेशन है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो इंडिया कन्वेंशन साइन किए हुए हैं उसके प्रोविजंस को इंक्लूड करता है ना। तो लाइट हाउसेस की बात करें तो लाइट हाउसेस बनाए जा सकते हैं ऑन शोर या फिर ऑन द सी वेड, सो दैट ये मेरीटाइम कोस्टल नेविगेशन जो करे जाते हैं शिप्स के द्वारा, उनमें वो मदद कर सके। लाइट हाउस अगर नहीं सेटअप किए जाएंगे तो आप समझ सकते हो पता नहीं चलेगा कि किधर जाना है। जिस प्रकार से आप रोडवेज में देखते हो कि वहां पर सर्टेन डायरेक्शंस लिखे जाते हैं, है ना, प्लेट्स चिपकाए जाते हैं, सो दैट आपको मदद किया जाए नेविगेशन में कि कहाँ पर क्या चीजें हैं, रोड कैसी है ना, किधर को मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, ये सब रोडवेज में होते हैं। उसी प्रकार से जब मेराइन नेविगेशन होता है तो ये सब सुविधाएं प्रोवाइड करी जाती है, सो दैट कोई नुकसान शिप या वेसल्स को ना हो सके। ये सब देख सकते हैं, ये सब लाइट हाउसेस हैं, है ना। तो ये सब बनाए जा सकते हैं ऑन द ऑन शोर और ऑन द सी वे टू सर्व एज एन एड टू द मेरीटाइम कोस्टल नेविगेशन एज वेल एज वार्निंग मेराइनाइड्स ऑफ हजार्ड, की अगर कोई आगे कोई हजार्ड है तो वो सब के लिए भी वार्न कर सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता है जो भी आपका ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो डिलीवर होते हैं वो आपके शिप्स या वेसल से ही होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेरीटाइम नेविगेशन में कोई इश्यू ना आए, है ना, इसलिए उसके लिए प्रॉपर एड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड ये स्टैब्लिश करते हैं अपने पोजीशन एंड गाइड देम टू देयर डेस्टिनेशन, कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। ये आपका रेलवेज में भी होता है, जगह जगह पर आप देखते हो कि डायरेक्शन देने वाले खड़े होते हैं और वो फिर बेसिकली डायरेक्शन इश्यू करते हैं। तो उसी प्रकार से हर क्षेत्र में, है ना, होता है। सो ये हमने डिस्कस किया इस नेविगेशन बिल 2021 के बारे में। और नेक्स्ट इज योर कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑन मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज इन गंगा बेसिन, ये लॉन्च करी गई है ना। तो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव लॉन्च करी गई है ऑन मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज, है ना, कि जो वाटर सेंसिटिव सिटीज हो गंगा बेसिन में उसे बिल्टअप किया जाए। तो देख लो ये लॉन्च जो किया गया है वो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा
के तहत लॉन्च किया गया है इन एसोसिएशन विद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो ये याद रखना है आपको, ये कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑन मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटी इन गंगा बेसिन, ये आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन एसोसिएशन विद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और इस इनिशिएटिव में होगा क्या, तो बेसिकली वाटर सेंसिटिव सिटी की अगर हम बात करें तो वाटर सेंसिटिव सिटी ये आपका कौन से आइडिया पर बेस्ड होता है, होलिस्टिक मैनेजमेंट हो वाटर साइकिल का, है ना। यानी कि जो भी सिटीज वाटर सेंसिटिव सिटी के रूप में डिक्लेयर किए जाएंगे वहां पर आप एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जरूर देखोगे कि जो वाटर साइकिल है, यानी कि वाटर को जब आप यूटिलाइज करते हो तो उसके बाद वो फिर या रेनफॉल के माध्यम से जो भी वाटर रिसीव किया जाता है, आपको ही पता है वाटर एक साइकिल फॉलो करता है जिसमें आपका जो ओशियन या वाटर बॉडीज है वहां से वाटर इवेपोरेट होती है और अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में जाती है, फिर एटमॉस्फेयर से आपका लैंड सरफेस पर आती है। तो ये साइकिल मेंटेन होते रहता है। तो वाटर सेंसिटिव सिटी की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि वाटर साइकिल का होलिस्टिक मैनेजमेंट हो सके, साथ ही साथ जो भी वाटर अवेलेबल होंगे उस वाटर अवेलेबिलिटी से जो बेसिक सर्विसेज हैं सप्लाई और सैनिटेशन की, उसे फुलफिल किया जा सके, उसे डिलीवर किया जा सके, साथ ही साथ जो फ्लड रिस्क है उसको भी मिटिगेट किया जा सके, एज वेल एज प्रोटेक्टिंग एंड एनहांसिंग द हेल्थ ऑफ द रिसीविंग वाटरवे। तो क्या आपका वाटर सेंसिटिव सिटीज काम करेगा, तो पहली बात तो होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर साइकिल और जो भी बेसिक सर्विसेज हैं सप्लाई एंड सैनिटेशन की, है ना, सबको वाटर अवेलेबल हो, है ना, वो सब सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाएंगी। साथ ही साथ फ्लड रिस्क उस सिटी में ना आए, फ्लड ना आए, उस रिस्क को भी मिटिगेट किया जाएगा, एज वेल एज जो हेल्थ है किसका, तो जो भी वाटरवेज गुजरेंगे उनके हेल्थ को भी मेंटेन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इसी को कहते हैं होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द वाटर साइकिल, चारों जगह से मैनेज किया जाएगा हर सेक्टर को। एंड इट इज ए पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट बाय एनएमसीजी, दैट इज योर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसका एम बेसिकली क्या है कि जो नमामि गंगे मिशन चलाई जा रही है उसका कन्वर्जेंस किया जाए विद द नेशनल फ्लैगशिप अर्बन मिशन, दैट इज योर अमृत स्मार्ट सिटी, ये सब के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए विद द नमामि गंगे मिशन। और नमामि गंगे मिशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव रिवर रिजुवेनेशन प्रोग्राम है, नाम से पता चल रहा है, आपने सुना होगा रिवर रिजुवेनेशन प्रोग्राम है, जिसमें जो भी रिवर्स है गंगा बेसिन में आके मिलती हैं उनको रिजुवेनेट करना है, जो भी पॉल्यूशन उस बेसिन में या फिर रिवर बेसिन में काव जोड़ी है उसको खत्म करना है, उसको फिर से अविरल बनाना है, टू इंश्योर अविरल धारा, दैट इज द कंटिन्यूअस फ्लो, निर्मल धारा, दैट इज अनपॉल्यूटेड फ्लो। और ये जो सिटीज हैं दैट इज योर वाटर सेंसिटिव सिटी, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 3 से 4 पायलट सिटीज में गंगा बेसिन के आसपास जो लोकेटेड होंगी। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फील्ड विजिट, वेबिनार, टेक्निकल सपोर्ट, ये सब अर्बन लोकल बॉडीज को प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट ये इस मिशन को कंटिन्यू कर पाए, इनिशिएट कर पाए। तो देख सकते हो वाटर सेंसिटिविटी सिटी की बात करें तो ये लिवेबल है, रिजिलेंट भी है कि अगर कोई फ्लड आता भी है तो वो आराम से जो वाटर है वो आपका चला जाए आराम से, एंड सस्टेनेबल भी होंगे एज वेल एज प्रोडक्टिव भी होंगे। तो वाटर सेंसिटिव सिटी की बात करें तो लिवेबल, रिजिलेंट, सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टिव। एंड अगर हम बात करें एनएमसीजी की, दैट इज योर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो ये आपका सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड की गई है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो याद रखना है आपको एनएमसीजी यानी कि नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और ये नेशनल गंगा काउंसिल के साथ वर्क करती हैं, और नेशनल गंगा काउंसिल आपको पता है चेयर्ड बाय पीएम एज वेल एज अदर यूनियन, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कमिटीज, सो दैट प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट किया जा सके एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का, एज वेल एज जो रिवर गंगा उसका रिजुवेनेशन भी किया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो इस मिशन के बारे में आपको याद रखना है सो दैट कोई भी अगर क्वेश्चन इस मिशन के बारे में आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सके। सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है आपको कि इसे लॉन्च किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्लस जो आपका ये है CSE। और नमामि गंगे के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, खासकर आपको मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, क्योंकि मिनिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज योर कोल इंडिया लिमिटेड टेक्स आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस सैंड फ्रॉम ओवरबर्डन। तो ये आपका 5 ईयर रोड मैप है जो CIL दैट इज योर कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा लाया गया है, जिसका एम एंड ऑब्जेक्टिव बेसिकली कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कोल माइनिंग के कारण होते हैं
उसको मिनिमाइज किया जा सके, एज वेल एज सैंड सिल्टेशन, इलीगल सैंड माइनिंग के कारण सब जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहे हैं उन सबों को मिनिमाइज करना है टू प्रोड्यूस सैंड फ्रॉम ओवरबर्डन। और आप देख सकते हो जब ओपन कास्ट माइनिंग होता है कोल का, ये सब माइनिंग के तरीके हैं। एक तो ओपन कास्ट माइनिंग होती है और एक और तरीका है, वो याद नहीं आ रहा है, बट एक और तरीका होता है। एक तो ओपन कास्ट माइनिंग होता है, एक और होता है ना। तो ओपन कास्ट माइनिंग जब कोल की करी जाती है तो जो स्ट्रेटा है यानी कि लेयर विच इज लाइंग एबव द कोल ब्लॉक, उसको ओवरबर्डन कहते हैं, है ना। तो उस ओवरबर्डन में आपका क्ले भी होता है, एलुवियल सैंड भी होता है, सैंडस्टोन भी होता है, जो सिलिका कंटेंट में रिच होता है। तो पहली बात तो ये कि अब जब इन सबों को क्या कहे जाते हैं, इम्प्यूरिटीज कहा जाता है ना। तो ये जो ओवरबर्डन है इसको फिर रिमूव किए जाते हैं सो दैट एक्सपोज किए जाए, एज वेल एज कोल जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम बीनीथ। एंड जब कोल एक्सट्रैक्शन हो जाता है तो ये जो ओवरबर्डन है वैसे इसका इस्तेमाल होता है किस लिए, टू फिल द लैंड सो दैट, है ना। फॉर एग्जांपल ओपन कास्ट माइनिंग करे जाएंगे तो गड्ढे खोदे जाएंगे, है ना। अब गड्ढे खोदे जाएंगे तो ये क्या होता है, जो कोल ब्लॉक होते हैं उसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको ओवरबर्डन कहते हैं। ओवरबर्डन में आपका एलुवियल सैंड, सैंडस्टोन ये सब मौजूद होते हैं। तो जब भी कोल को निकाले जाएंगे तो पहले इस लेयर को हटाया जाएगा। अब इस लेयर को हटाए जाएंगे तब कोल एक्सट्रैक्ट होगा, लेकिन वो जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, गड्ढा क्रिएट हुआ है, उसको फिर इसी ओवरबर्डन से ढक दिए जाते हैं सो दैट इस लैंड को लेवल किया जा सके, है ना। लेकिन अब क्या होगा कि जो भी सैंड निकलेंगे इस ओवरबर्डन से, इसको फिर यूटिलाइज किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा सैंड। दैट्स वाई ये आपका कोल इंडिया लिमिटेड का इनिशिएटिव चल रहा है। एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चाइना और इंडिया को रैंक किया है द टॉप 2 कंट्रीज ग्लोबली जहां पर इलीगल सैंड माइनिंग ये मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई है। और आजकल आप रोज इलीगल सैंड माइनिंग के न्यूज देख रहे होंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड के कारण होता क्या है, तो पॉल्यूशन हो गया, फ्लडिंग आ सकती है, वाटर एक्विफायर्स जो है वो लोअर हो सकती है, इकोलॉजिकल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, एज वेल एज फ्रीक्वेंट ड्राउट हो सकती है ना। ये सब कुछ निगेटिव इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पर लाते हैं बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज ऑफ द इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड। क्या क्या आप देख सकते हो, पॉल्यूशन तो है ही, फ्लडिंग भी हो सकती है, लोअरिंग ऑफ वाटर एक्विफायर, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल हैबिटेट एंड फ्रीक्वेंट ड्राउट। सैंड की बात करें तो याद रखना है सैंड आपका मेजर नहीं बल्कि मिनरल, माइनर मिनरल के रूप में क्लासिफाई किया गया है और ये स्टेट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, याद रखना है आपको, है ना। एंड स्टडी जो कंडक्ट करी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, इन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो एनुअल डिमांड है सैंड का अर्बन एरियाज में वो 60 मिलियन मेट्रिक टन है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ सैंड काफी ज्यादा है और दैट्स वाई इसकी लीगल माइनिंग खासकर जो रिवर बेसिन है नदर इंडिया में, चाहे वो गंगा रिवर बेसिन उसके ट्रिब्यूटरीज बेसिन हो, वहाँ सबसे एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है और इलीगली किया जाता है सैंड माफियाज के द्वारा। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लेके रखे हैं, तो वी हैव द सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016, सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2018, इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020, साथ ही साथ फ्लाई एश यूज के प्रमोशन इन सीमेंट प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड प्रमोशन ऑफ एम सैंड दैट इज योर मैन्युफैक्चर्ड सैंड वाया स्टेट लेवल पॉलिसी। ये सब कुछ इनिशिएटिव याद ये रखना है कि जो आपका सैंड है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट करी जाती है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज योर शॉर्टर न्यूज। तो IMF दैट इज योर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 2022 वाली जो GDP आउटलुक है उसको कम किया है, स्लैश किया है। तो इन इस लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, पहली बात तो यही याद रखना है कि IMF ही है वो जो संस्था जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज करता है, इट इज नॉट रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जरूर याद रखना है ना। तो इस लेटेस्ट रिपोर्ट में IMF ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए वो 12.5% दैट इज 12.5% एस्टिमेट करी गई थी अप्रैल में, उसको अब कम करके 9.5% कर दिया है। और कारण क्या बताया गया है कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है उसमें तो रिकवरी नहीं आ रही है। अब जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में रिकवरी नहीं आ रही है तो फिर डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड बढ़ेगी नहीं तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं, प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं तो फिर इकोनॉमिक रिकवरी जल्दी से कैसे होगी। एंड ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट इसको मेंटेन किया गया है, यानी ग्लोबल लेवल पर जो आपका ग्रोथ होगा 6% रखा गया है, अनचेंज है फ्रॉम द प्रीवियस आउटलुक। और इंडिया की ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के हो जाएंगे शामिल, वो कहीं ना कहीं नैरो हो सकती है टू 11.3% ऑफ GDP फाइनेंशियल 2022 में,
जो अभी करंटली अगर देखा जाए जो प्रोजेक्ट किया गया फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, तो वो आपका कितना है, आपका फिजिकल डेफिसिट, ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट दैट इज योर सेंटर का डेफिसिट प्लस स्टेट का डेफिसिट, वो आपका 12.8% है। तो वो फिजिकल डेफिसिट कम हो सकती है, ऐसा भी अनुमान लगाया गया है। और जो ग्रॉस डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो राइज होंगी 90.1% तक पहुंच जाएंगी फाइनेंशियल ईयर 2020, जो अभी करंट स्टेटस देखा जाए तो 89.4%। और आपको पता है हायर ग्रोथ डेब्ट टू जीडीपी रेशियो किसी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC। तो बेसिकली सेवरल फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी सेटअप करना चाह रही हैं इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, और उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को रोक लिया है, होल्ड कर दिया है बिकॉज ऑफ द पेंडिंग नेगोशिएशन ऑफ इंडियाज टर्मिनेटेड बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। और 2017 में गवर्नमेंट ने टर्मिनेट किया था बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज किसके साथ, 58 कंट्रीज के साथ। दैट्स वाई यहाँ से इन्वेस्टमेंट हॉल्ट हो गए, दैट्स वाई ये आपका न्यूज आया है। तो IFSC की बात करें तो ये आपका ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर होगा, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो ऑफर करी जाती हैं उसको फैसिलिटेट कराएगा एंड सर्विसेज को फैसिलिटेट करवाएगा अक्रॉस कंट्रीज फॉर कस्टमर्स आउटसाइड द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द होस्ट कंट्री। और इंडिया ने अभी तक एक ही ऐसा सेंटर डेवलप किया है, दैट इज योर गिफ्ट सिटी गुजरात में, गांधीनगर में। नेक्स्ट इज योर ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म। तो ये जो आपका फोरम क्रिएट किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो व्हाइट सुप्रीमेसी है एज वेल एज फार राइट मिलिशियाज है, इनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। एंड दिस GIFCT दैट इज योर ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म, ये एक्सपेंड कर लिए हैं अपने की डाटाबेस को ऑन द एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट। तो अगर हम बेसिक की बात करें इस फोरम की, तो ये NGO है जिसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली टेररिस्ट एंड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट को प्रिवेंट करना है फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म, है ना। क्योंकि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये सब आ गए तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हो। दैट्स वाई डिजिटल प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी डिमांड करता है, साइबर सिक्योरिटी डिमांड करता है। एंड ये जो आपका GIFCT है ये फाउंड करी गई है फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, यूट्यूब के द्वारा 2017 में, और ये फोरम इस्टेब्लिश किया गया है टू फोस्टर टेक्निकल कोलैबोरेशन अमंग द मेंबर कंपनी एंड रेलेवेंट रिसर्च को एडवांस किया जाए एज वेल एज नॉलेज भी शेयर किया जाए विद द सिमिलर प्लेटफॉर्म एंड द स्मॉलर प्लेटफॉर्म। Now we have the Nano Urea Liquid Fertilizer NUL। तो बेसिकली नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एंड राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड इन्होंने MOU साइन कर रखे हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड दैट इज IFFCO इनके साथ फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ NUL फर्टिलाइजर दैट इज नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर। तो NUL की बात करें यानी कि नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर, इसमें आपका नैनो स्केल लेवल पर नाइट्रोजन पार्टिकल होते हैं और इसकी सरफेस एरिया ज्यादा होती है एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होते हैं, जिसके कारण ये जो आपका NUL फर्टिलाइजर है वो इम्पैक्टफुल ज्यादा होता है। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा, जाहिर सी बात है जो कन्वेंशनल यूरिया जो हम यूज करते हैं, फार्मर्स यूज करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट को 50% या उससे ज्यादा तक कम कर सकता है। और अदर बेनिफिट की बात करें तो सॉइल, एयर एंड वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करेगा एंड इट इज चीपर देन द कन्वेंशनल यूरिया। ये याद रखना है, भले ही ये आपका रिक्वायरमेंट रिड्यूस करता है कन्वेंशनल यूरिया का, बट इट इज चीपर देन कन्वेंशनल यूरिया, ये याद रखना है। एंड इट रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वेंशनल यूरिया बाय 50% और मोर। नाउ नेक्स्ट इज योर गैनीमेड, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। तो डाटा सेट्स का इस्तेमाल करके फ्रॉम द नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप, और ये जो नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप है ये नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेशन है। उस कोलैबोरेशन के बाद ये आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप बना था और इसी के डाटा जो प्रोवाइड करी गई है इस स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, इसका इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है वाटर वेपर के एविडेंस को इन द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर्स मून गैनीमेड। तो दो बातें याद रखनी है, यहाँ पर जुपिटर का मून है गैनीमेड और यहाँ पर यूजिंग द नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप वाटर वेपर के एविडेंस डिस्कवर किए गए। तो ये जो गैनीमेड है ये लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम में, याद रखना है ना। जुपिटर तो वैसे भी लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में और उसका जो मून है गैनीमेड ये भी लार्जेस्ट है इन द सोलर सिस्टम एंड इट कंटेन्स मोर वाटर देन ऑल ऑफ अर्थ ओशियन, यानी कि जो भी अर्थ के ओशियन में वाटर है, जितना भी वॉल्यूम का वाटर है वहाँ मून में यानी कि गैनीमेड में उससे भी ज्यादा वाटर है। एंड हाउएवर टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंड है कि वाटर जो है वो सॉलिड की तरफ फ्रोजन रहता है, जस्ट लाइक योर आर्कटिक रीजन एंटार्क्टिक रीजन आप देखते हो। राइट नाउ नासा का जो जूनो मिशन है वो क्लोज लुक
दे रही है एट गैनीमेड एंड जुपिटर, और नासा का जूनो मिशन आपको पता है मिशन टू जुपिटर ही था, दैट्स वाई ये अभी क्लोज लुक दे रही है गैनीमेड एंड जुपिटर के ऊपर। तो जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है उस पर रिसर्च की जा रही है। एंड नेक्स्ट इज योर नौका रशिया मॉड्यूल। तो नौका की बात करें तो नौका मीन्स साइंस है ना, रशियन लैंग्वेज है, नौका का मतलब साइंस है। और ये आपका स्पेस मॉड्यूल है जो रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो रिप्लेस करेगी उसकी एग्जिस्टिंग पिर्स मॉडल को एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सो दैट रिसर्च फैसिलिटी जो कंडक्ट करी जा रही थी एग्जिस्टिंग पिर्स मॉड्यूल के द्वारा उसको सर्व किया जा सके। ISS की बात करें तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में से लोकेटेड है। 1998 में लॉन्च करी गई थी। ये इंपॉर्टेंट रटना आपको कि 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसी बेसिकली ISS के क्रिएशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका नासा यूनाइटेड स्टेट्स की आपका स्पेस एजेंसी है, रोस्कोमोस रशिया स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान स्पेस एजेंसी, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनाडा स्पेस एजेंसी। और ये लॉन्ग टर्म रिसर्च करती है ऑन ह्यूमन हेल्थ अंडर माइक्रोग्रेविटी अलॉन्ग विद फिजिकल मटेरियल एंड स्पेस साइंस। नाउ वी हैव द 24/7 हेल्पलाइन फॉर वुमेन, और ये नंबर भी दिया गया है, ये आप देख सकते हो ना। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है फॉर वुमेन हु इज अफेक्टेड बाय वायलेंस। तो ये काफी ज्यादा एक फेवरेबल स्टेप कह सकते हो वुमेन के लिए, और ये डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। और इसका इस्तेमाल कोई भी गर्ल या फिर वुमेन which is aged 18 years and above यूज कर सकती है ना। तो इट कैन बी यूज बाय एनी गर्ल या फिर वुमेन हु इज एज्ड 18 years और above, तो ये भी याद रखना है। और अगर हम बात करें NCW की, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इसको एस्टेब्लिश किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में। और NCW ये बेसिकली वुमेन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती है, एज वेल एज हेल्प्स द नीडी वुमेन वाया जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड से महिलाओं के लिए दिए गए हैं उनको रिव्यू करी जाती है कि सही से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर इन्फॉर्म भी करी जाती है, एज वेल एज रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस उसको भी फैसिलिटेट करवाती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, प्लेसेस इन न्यूज। तो आप पहले कुवैत के बारे में जानो, तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है, बिकॉज यूनाइटेड नेशन पैनल ने $600 मिलियन पेड आउट किए हैं टू द कुवैत नेशनल ऑयल कंपनी। किस लिए, तो कंपनसेशन फॉर इराक इन्वेजन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ कुवैत, जिसके कारण US लेड गल्फ वॉर 1990-91 में हुआ था। तो बेसिकली एक 1991 में UN सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन लाई गई थी, और उस रिजोल्यूशन में बेसिकली इराक ने एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रोसीड्स जो ऑयल एक्सपोर्ट के माध्यम से उनको रिसीव होते हैं वो कंपनसेशन फंड के रूप में अलग से रख देंगे। ये आपका कन्वेंशन में एग्रीमेंट हुआ था, दैट्स वाई आपका अभी फिलहाल जो कुवैत के बारे में न्यूज़ है वो आया है। लोकेशन देख लो आप कुवैत की, ये आपका कौन कौन से देश के साथ बॉर्डर करते हैं, तो इराक हो गया आपका और सऊदी अरबिया। ओवरऑल अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे तो कुवैत काफ़ी छोटा नज़र आएगा, नज़र भी नहीं आएंगे बेसिकली। और नेक्स्ट वन इज योर सोहरा। तो सोहरा को पहले चेरापूंजी कहा जाता था, और ये ईस्ट खासी हिल ऑफ मेघालय में लोकेटेड है। और एक समय सोहरा को दैट इज चेरापूंजी जो पहले से कहा जाता था वेटेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ का दर्जा इसको प्राप्त था, बट ये रीजन ने अपना ये टैग खो दिया है बिकॉज यहाँ पर खूब डिफोरेस्टेशन हुए, इंडिस्क्रिमिनेटरी फेलिंग हुआ डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो अब ये दर्जा हटा दिया गया है। एंड टू रिस्टोर इस टैग एंड लॉस्ट ग्लोरी, जो होम मिनिस्टर है इन्होंने ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन चलाया है अंडर द असम राइफल्स, एंड ऑल्सो ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम ये लॉन्च करी गई टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू पीपल इन सोहरा एंड नेबरिंग विलेजेस। तो ये आप देख लो, ये है मेघालय। आप सुनते ही होंगे मौसिनराम एंड चेरापूंजी, है ना। तो चेरापूंजी को पहले वेटेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ का दर्जा मिलता था, लेकिन अब ये टैग हट गया। तो कौन सा है अभी, मौसिनराम को बेसिकली वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ का दर्जा मिलता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रेनफॉल। एंड नेक्स्ट इज योर ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया का लोकेशन आप देख लो, एक अफ्रीकन कंट्री है ये, और ये लिबिया आप देख रहे हो, लिबिया, और इधर है आपका आई थिंक मोरक्को है ना, और इसके बीच में आपका ये ट्यूनीशिया लोकेटेड है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया ने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया है ओवर द नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑन इकोनॉमिक ट्रबल्स एंड हैंडलिंग ऑफ कोविड-19। तो ट्यूनीशिया का कैपिटल देख लो, ट्यूनिस है, यहाँ पर आपका ये ट्यूनीशिया कैपिटल देख लो, ट्यूनिस है जो कि मेडिटेरेनियन सी के लो लाई करता है। एंड
मेडिटेरेनियन सी एक तरफ नॉर्थ में और ईस्ट साइड एंड सहारन डेजर्ट एट द बॉटम। तो ये देख लो, ये ट्यूनीशिया का लोकेशन, नीचे आपका सहारन डेजर्ट है और आपका इधर नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है और गल्फ ऑफ गोब्स याद रखना है आपको, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ अरब महगरब यूनियन ऑफ ट्यूनीशिया वाज होम टू द जैस्मिन रिवॉल्यूशन। तो याद रखना है जैस्मिन रिवॉल्यूशन आपका ट्यूनीशिया से ही इमर्ज हुआ था अगेंस्ट द जिन ए एल्बदीन बेन अली, जिसने सिमिलर रिवॉल्यूशन लीड किया था इन नंबर ऑफ अदर नेशन आल्सो नोन एज अरब स्प्रिंग। तो याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लालेश्वरी या फिर लाल देव। ये काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी में भी इनका नाम मेंशन है, तो आपको याद रखने हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टॉक्ड अबाउट लाल देव who sought the way to bring together various spiritual tradition। तो लाल देव या फिर लालेश्वरी की बात करें तो ये 14th सेंचुरी मिस्टिक पोएट कश्मीर की थी और विजन ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का रखती थी। इनको लाल वक्स भी कहा जाता है और उनके जो वर्सेस हैं ये कहीं ना कहीं अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द कश्मीरी लैंग्वेज। एंड शी सर्व्ड एज क्रूशियल लिंक बिटवीन ट्रेडिशनल मिस्टिसिज्म एंड द पॉपुलर भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म, ठीक है। तो ये याद रखना है, लाल देव कहाँ से, कश्मीर से, और ये एक आपका मिस्टिक पोइट ऑफ कश्मीर कह सकते हो। और ये थी आपकी आज की न्यूज एंड होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड इट देन शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।